हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। हम आज एमसीक्यू 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एमसीक्यू 1 टाइप ऑफ क्वेश्चंस करे थे फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो एमसीक्यू 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस में मेन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस होते हैं। वहां पर जैसे एक क्वेश्चन में 4 में से एक ही ऑप्शन करेक्ट था, यहाँ पर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये आपका मेनली आपके ऑल्दो पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, बट आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उसको बढ़ाने में ये हेल्प करेगा एंड स्पेशली उन क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। जैसे कई बार एमसीक्यू आपको हमेशा 2 या 3 एमसीक्यू पेपर में हमेशा ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको 2 ऑप्शंस में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो सही आंसर तक कैसे पहुंचना है उस केस में ये वाले क्वेश्चंस उस सिनेरियो में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। आई होप आपने एक बार चैप्टर रिवाइज करा है एंड अगर आप चैप्टर नहीं भी रिवाइज कर पाए हैं तो एटलीस्ट आपने हमारी लास्ट वाली वीडियो देखी है। अगर आपने वो वीडियो भी देखी है और एमसीक्यू 1 टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर करे हैं तो आपको अपने आप ही पूरा मतलब रिविजन हो ही गया होगा ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर का। ठीक है, मैंने उस वीडियो में थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए थे इस चैप्टर के लिए, तो स्टार्टिंग का पार्ट एटलीस्ट देख लेना। ठीक है, तो आज हम एमसीक्यू 2 टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे एमसीक्यू 1 टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहे हैं। क्रिचॉफ्स जंक्शन रूल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ क्रिचॉफ्स जंक्शन रूल। जंक्शन रूल कौन सा रूल था? जो हमारा केसीएल था, क्रिचॉफ्स करंट लॉ। करंट लॉ क्या कहता है कि जो भी जितना भी करंट अंदर जा रहा है किसी भी नोड के, किसी भी पॉइंट के, किसी भी जंक्शन के, जितना करंट अंदर जाएगा उतना ही करंट बाहर आएगा। ये रूल किसके ऊपर बेस्ड था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के, कि जितने चार्जेस अंदर जा रहे हैं किसी जंक्शन के उतने ही नंबर ऑफ चार्जेस उतने ही रेट से बाहर निकलेंगे। करेक्ट। चार्ज क्यों? क्योंकि चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है। तो ये लॉ किसके ऊपर बेस्ड था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड था, पहली चीज। तो कंजर्वेशन ऑफ करंट डेंसिटी तो नहीं होगा आंसर। कंजर्वेशन ऑफ ऑप्शन बी तो करेक्ट दिख रहा है कि इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और किसके ऊपर बेस्ड था ये रूल? और क्या बोल रहा है कि कोई भी चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं होगा। क्यों? अगर चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा होता किसी जंक्शन पे तो इनपुट तो जो जितना चार्ज अंदर जा रहा है मतलब इनपुट करंट और आउटपुट करंट हमेशा सेम नहीं होता। मतलब कोई भी अगर ये जंक्शन है तो करंट फ्लोइंग इनटू द जंक्शन विल नॉट बी इक्वल टू करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द जंक्शन अगर उस जंक्शन पे चार्ज इकट्ठा हो जाए। तो ये और क्या चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस एट द जंक्शन। तो कौन से ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे? ऑप्शन बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? कंसिडर अ सिंपल सर्किट शोन। आपको एक सर्किट दिखा रखा है, ये किसके लिए स्टैंड करते हैं? ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस के को डिनोट कर रखा है आर डैश से। आपको बोला है आर डैश कहां से कहां वेरी कर सकता है? आर नॉट से इंफिनिटी तक। मतलब इसकी वैल्यू आर नॉट से इंफिनिटी के बीच में लाई करेगी। स्मॉल आर आपका इंटरनल रेजिस्टर है जो यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है बैटरी का, और उसकी वैल्यू कैपिटल आर, ये ऑर्डर फॉलो करना है आपको, आर, कैपिटल आर और फिर आर नॉट। ठीक है, और आपका जो आर डैश है वो कहां से कहां लाई कर रहा है? वो आर नॉट से इंफिनिटी के बीच में लाई कर रहा होगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं आर, कैपिटल आर, फिर आर नॉट, फिर उससे बड़ा हो सकता है इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू आर डैश। ठीक है, क्या बोला है? आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी इज नियरली कांस्टेंट एज आर डैश इज वेरीड। अब इसको ध्यान से देखते हैं। देखो जब आप आर डैश को वेरी करोगे, आर डैश जब आप वेरी कर रहे हो तो ए बी के पोटेंशियल ड्रॉप में क्या होगा? देखो आपका आर, कैपिटल आर और आर डैश पैरेलल में है एक दूसरे के। एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है। क्योंकि कैपिटल आर और आर डैश पैरेलल में है एक दूसरे के, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगी? आर से छोटी होगी। आर आपका छोटा रेजिस्टर है, आर डैश की वैल्यू आर से तो बड़ी दिख रही है ना यहाँ पे, मिनिमम आर डैश की वैल्यू आर नॉट हो सकती है और आर नॉट भी आर से बड़ा गिवन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आप आर और आर डैश को लगाओगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी उसकी वैल्यू हमेशा आर से छोटी होगी। उसकी वैल्यू क्योंकि आर से हमेशा छोटी होगी तो उसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं? अगर हम करंट निकालेंगे तो करंट कैसे निकालते हैं? V अपॉन आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? V ए बी अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आर प्लस आर डैश। करेक्ट। और अगर अब आप यहां पर देखोगे, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेना है, अगर हम टोटल V की बात करें, वी ए बी की जगह अगर मैं ये जो आई करंट है इसको लिखना चाहूँ तो बैटरी कितने की है? वी की, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा आर है और एक हम आर इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। आर इक्विवेलेंट अब क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू आएगी, आर से भी छोटी वैल्यू आएगी, तो जब आप और छोटी वैल्यू, क्योंकि स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस तो उससे भी छोटा है, जब आप बहुत छोटी वैल्यू में और छोटी वैल्यू ऐड करोगे तो करंट आप हमेशा देखोगे कि करंट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल वी बाय आर प्लस आर ऑलवेज।
करेक्ट। तो आपका ऑप्शन डी तो डायरेक्टली करेक्ट दिख रहा है। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अब क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत ही छोटी है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आर से बहुत छोटी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए बी का, उसमें कुछ बहुत ज्यादा अंतर आएगा नहीं, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन ए और डी आपके डायरेक्टली करेक्ट ऑप्शंस दिख रहे हैं। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंसुलेटर मेटल इज सिग्निफिकेंटली बेस्ड ऑन। अब रेजिस्टिविटी का देखो, हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था? M/N/E² टाउ, करेक्ट। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो रेजिस्टिविटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? एक तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाउ। टाउ क्या था? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम वाज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, उस ड्रिफ्ट के दौरान जो भी दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम था उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोल रहे थे। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है? तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, वो चेंज हो सकते हैं टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ज्यादा बॉन्ड्स टूटेंगे, तो चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो सकते हैं, तो उस पर डिपेंड करेगी। दूसरा, वो टाउ पे डिपेंड करेगी, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम था वो आपका टाउ था, रिलैक्सेशन टाइम, उस पर डिपेंड कर सकती है। लेंथ पे डिपेंड करती है क्या? नहीं। मास पे डिपेंड करती है कैरियर्स के, इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब देखो, मास पे रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है, बट मास इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे किसी चीज का तो वो हल्की या भारी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन इसलिए गलत होगा। अगर खाली रेजिस्टिविटी पूछी होती तो हम इसको टिक करते, बट रेजिस्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर पूछा है, तो इसलिए एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर में आंसर सिर्फ ए और बी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन नहीं लेंगे। ठीक है। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मेजरमेंट ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस आर टू बी कैरिड आउट यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा होता है? ये आपके एक ऐसा 4 रजिस्टर लगे होते हैं, ठीक है, और बीच में हमारा यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा होगा, और ये पूरी सेटअप हमारी बैटरी के साथ होगी। ये R1 है, ये R2, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं PQRS, इनको ऐसे लिख देते हैं रजिस्टर्स को। ठीक है। आपको बोला है कि R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया है ये एक्सपेरिमेंट 2 तरीके में। पहले स्टूडेंट ने क्या करा, वैल्यूज ले ली है 5, 10 ऐसे ले लेते हैं, अलग अलग कलर से लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट ने मान लो वैल्यू ले ली 5 ओम, 10 ओम, और अदर स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट ने वैल्यू क्या ली है? दूसरे स्टूडेंट ने वैल्यू ले ली आपकी R2 की 1000 और 500। इधर ले लेते हैं 500 ओम, इधर ले लेते हैं 1000 ओम। ठीक है। आपसे बोला है और कि स्टैंडर्ड आर्म में दोनों ने R3 की वैल्यू कितनी ली है? 5 ओम। यहाँ पर दोनों के लिए वैल्यू फिक्स्ड है 5 ओम, और अब आपने ये R4 निकालना है। ठीक है। तो R4 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है आपका? R2/R1 इंटू R3, क्योंकि हमें पता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो P/Q इज इक्वल टू R/S। तो आपने अगर S निकालना है तो S क्या हो जाएगा? R मल्टीप्लाइड बाय Q/P। ठीक है। कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो रेशियो तो सेम आ रही है। इसने 500 1000 लेके करा, इसने 5 और 10 लेके करा, रेशियो सेम आएगी। तो जो अननोन रेजिस्टेंस है वो दोनों में सेम आ रहा है 10 ओम, बट दोनों में एरर अलग अलग अमाउंट का आ रहा है। तो अब आपसे एरर के बारे में एक चीज पूछिए। देखो, अभी हमने लास्ट वीडियो, अगर आपने देखी है तो हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, कभी भी जब भी आपको एरर मिनिमाइज करना होता है और एक्यूरेसी बढ़ानी होती है किसी कोई भी इस टाइप के डिवाइसेस में, जैसे मीटर ब्रिज हो गया, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, इसके ऊपर बेस्ड जितनी भी डिवाइसेस वर्क करेंगी, हमेशा एरर मिनिमम तब होगा जब सारी वैल्यूज कंपेरेबल होंगी। वैल्यूज कंपेरेबल होने से देखो फायदा क्या होगा, अगर आपने बहुत बड़ी रेजिस्टेंस लगाई, जैसे 500 और 1000 ओम अगर आप लगा रहे हो, अगर आपने एक आर्म पे, एक साइड पे बहुत ज्यादा बड़ी रेजिस्टेंसेस लगा दी और दूसरी साइड पे छोटी रेजिस्टेंस लगाई है, तो जो बड़ी रेजिस्टेंस वैल्यूज हैं उसके थ्रू बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। नेग्लिजिबल करंट फ्लो अगर करेगा तो आपको बैलेंस पॉइंट ढूंढने में दिक्कत होगी, आपको पता नहीं लगेगा एग्जैक्टली कि किस मोमेंट पे करंट फ्लो होना बंद हो गया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत छोटा ही करंट फ्लो कर रहा था, मतलब बहुत बहुत छोटे अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा था। मतलब मान लो कि अगर जैसे 1000 है यहाँ पे और यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे मिली एम्पेयर का करंट होगा, यहाँ पे एम्पेयर्स में करंट आएगा।
करेक्ट। तो छोटा चेंज डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, बड़ा चेंज डिटेक्ट करना क्योंकि आसान होता है। तो अगर वैल्यूज कंपेरेबल हो, जैसे नीचे देखो 5 ओम आई है वैल्यू और अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम आ रही है दोनों केसेस में, तो 5 और 10 के कंपेरेबल 5 और 10 ही होंगे ना ऊपर भी। तो ऑब्वियस ही बात है जो जिस बच्चे ने, जो दूसरा स्टूडेंट है, जिसने पहला स्टूडेंट है जिसने 10 ओम और 5 ओम लिया है, उसके में एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। एक्यूरेसी क्यों ज्यादा आएगी? ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो जैसे ही बहुत ज्यादा बड़ा चेंज आएगा करंट में तो इजीली डिटेक्टेबल होगा। तो देखो ऑप्शन क्या क्या गिवन है, एरर्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर द सेम। नहीं, एरर तो सेम नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों ने जो ऑर्डर है वैल्यू का वो बहुत अलग अलग लिया है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, एरर ऑफ मेजरमेंट डू डिपेंड ऑन द एक्यूरेसी विद विच R1 एंड R2 कैन बी मेजर्ड। बिल्कुल सही बात है। एक्यूरेसी कैसे चेंज हो जाएगी R1 R2 मेजर करने की, कि आप जो भी वैल्यूज ले रहे हो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। If student uses large values of R2 and R1, currents through arms will be feeble. This will make determination of null point accurately more difficult. यही मैंने आपको अभी बताया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन से होंगे? ऑप्शन बी और सी। डी ऑप्शन पे क्या देखोगे, वेरी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट हैज नो एरर्स। कोई भी इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी और सी। नेक्स्ट, अच्छा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, मीटर ब्रिज पॉइंट डी इज अ न्यूट्रल पॉइंट। आपको यहाँ पर ये बना के दे रखा है, ये न्यूट्रल पॉइंट है। स्केल देख रहे हो अभी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऐसे स्केल होता है 0 से 100 तक का, 1 मीटर का होता है। 1 मीटर की वायर लगी होती है 100 सेंटीमीटर, इसलिए इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, डी न्यूट्रल पॉइंट है। आपसे पूछे, आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, देखो मीटर ब्रिज कैन हैव नो अदर न्यूट्रल पॉइंट फॉर दिस सेट ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो हमेशा याद रखना है, देखो पहली बात किसी भी डिवाइस में आपको पता होना चाहिए कि डिवाइस का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है। तो मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ऑफकोर्स ही बात है, अगर आपने एक गिवन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए फिक्स कर दी, मतलब रेजिस्टेंसेस की वैल्यू अगर फिक्स्ड है, जैसे R की वैल्यू, S की वैल्यू अगर फिक्स्ड है, तो L की वैल्यू L1 और 100 माइनस L1 की वैल्यू भी फिक्स्ड होगी। और फॉर अ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज एक ही नल पॉइंट हो सकता है। ऐसा नहीं है अभी आपको एक नल पॉइंट यहाँ मिला, आगे जब जाओगे तो दोबारा नल पॉइंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, गिवन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए एक ही नल पॉइंट होगा हमेशा। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, व्हेन द जॉकी कॉन्टैक्ट्स अ पॉइंट ऑन द मीटर वायर लेफ्ट ऑफ डी, यानी कि जब आप अगर इधर आके टच करोगे तो करंट फ्लोज टू बी फ्रॉम द वायर। करंट फ्लोज टू बी फ्रॉम द वायर। अब ये देखो ये ऑप्शन गलत क्यों है, जब भी आप टूवर्ड्स द बैलेंस पॉइंट, आपको यहाँ मिला बैलेंस पॉइंट के राइट पे अगर आप कभी भी टच करोगे, अगर आप बैलेंस पॉइंट के राइट पे टच करते हो तो किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा? आपका 2 वायर जा रही है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट डी है। ठीक है, ये वाला पॉइंट ए है। एक ए से 2 वायर निकल रही है, एक बी पे वायर निकल रही है, एक डी पे वायर निकल रही है। एक वायर ये है, एक वायर ये है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर जॉकी टच करता है इसको, मतलब टच करने से हो क्या रहा है, ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन अब यहाँ की जगह ये कनेक्शन यहाँ पहुंच गया। अगर ये कनेक्शन यहाँ पहुंच गया, ये रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई क्योंकि ये लेंथ ज्यादा है, ये रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई, तो पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ कोर्स ही बात है कि पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ होगा, एडी में पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से एडी में पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए बी, क्योंकि एडी में पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा ए बी के कंपैरिजन में। तो इसी वजह से जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट का पोटेंशियल बी पॉइंट से कम हो जाएगा, मतलब डी पॉइंट पे पोटेंशियल बी पॉइंट से कम हो जाएगा क्योंकि हमने लेंथ बढ़ा ली। तो इस वजह से जिस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, हमेशा करंट कहां से कहां फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्योंकि बी का पोटेंशियल डी से ज्यादा है तो करंट कहां फ्लो करेगा, बी टू डी। और अगर आप लेफ्ट साइड पे टच करोगे तो इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। लेफ्ट साइड में जब भी वायर टच करोगे तो डी का पोटेंशियल ज्यादा होगा बी से, तो करंट कहां फ्लो करेगा, डी टू बी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, फ्रॉम बी टू द वायर थ्रू गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो 2 ऑप्शन करेक्ट कौन कौन से हो गए, ऑप्शन ए और सी आपके इस क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको ये चीज एक बार क्लियर हो गई होगी अच्छे से। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो। आई होप आपको एक बार बहुत अच्छा रिविजन मिला होगा सारे ही कॉन्सेप्ट्स का ऑफ दिस चैप्टर, एंड आई होप कि आपको एक बार समझ में आए होंगे कॉन्सेप्ट्स। इन केस आपको कुछ चीज की क्लैरिटी नहीं थी, स्पेशली इस चैप्टर में मीटर ब्रिज से जरूर क्वेश्चन आने वाला है। मीटर ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, देन KCL, KVL and I is equal to NEAVD is the most important formula and most important derivation of this chapter. Overall ये चैप्टर भी आपके क्लास 12th के सिलेबस में काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से मोस्टली शॉर्ट चीजें हैं जो आती है फिक्स है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से हमें कवर करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर बोर्ड एग्जामिनेशन। So if you like the video, then do like, share and subscribe to our channel. Thank you so much for watching the video. See you in the next video.